जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं एक आईएएस का फाउंडेशन कोर्स लाया जा रहा है गोयला क्लासेस की तरफ से आप सभी के लिए। तो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कल एक लेक्चर आया था एंशिएंट हिस्ट्री से, क्लास 6 की जो बुक है उसका जो पहला चैप्टर था वो हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम उसका चैप्टर 2 यानी कि क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या इससे हम सीखते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, आपके एग्जाम वाइज बहुत काम आने वाला है। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका अध्याय 2 है, जो चैप्टर 2 है, वो बात करता है आपकी कि फ्रॉम हंटिंग टू गैदरिंग, यानी कि एक जर्नी दिखा रहा है कि कैसे जो मानव है वो हंटिंग से गैदरिंग की तरफ चला गया। अब प्रश्न है कि ये हंटिंग क्या होता है और ये गैदरिंग क्या होता है। हंटिंग मतलब होता है आदमी क्या करता था उस समय, मानव जो था वो एक तरह का जंगली था। जंगली से मेरा तात्पर्य है वो सभ्य नहीं है, और वो अपना पेट भरने के लिए जानवरों को मारता था क्योंकि खेती नहीं आई थी। तो ये हंटिंग था। फिर हमने देखा हंटिंग के बाद ये गैदरिंग क्या है। गैदरिंग से हमें समझ में आएगा कि किस तरह से उसने जो सामान है, जो भी वो जो भी उसे मिलता था, चाहे वो जानवर का मांस होता था या फल फूल होते थे, जो भी उसे मिलता था जिसका वो उपयोग कर सकता था, उसको वो इकट्ठा करना उसने शुरू कर दिया है। और कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि वो इकट्ठा क्यों करता होगा। उसका कुछ भी कारण हो सकता है। पहला कारण उसका परिवार हो सकता है कि उसका परिवार बनने लग गया हो, या हो सकता है कि वो जो मौसम में परिवर्तन होता है वो समझ चुका था, उसका जो दिमाग है वो जान चुका था कि अब मौसम में परिवर्तन होने वाला है। तो वो क्या करता होगा कि अपना जो ठंड का समय है उससे बचने के लिए अपने लिए सामान इकट्ठा करता होगा। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हंटिंग से गैदरिंग से हमें यह समझ में आ रहा है कि जो मानव है वो कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि का भी विकास हो रहा था, उसका एक जो माइंड है वो राशनल हो रहा था। राइट। तो आइए आगे देखते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे इसमें लिखा है कि जो सबसे शुरुआती लोग थे, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इस तरह के कुछ शुरुआती लोग होते थे, वे आगे क्यों बढ़ रहे थे, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहे थे, इसके पीछे क्या कारण है। तो आइए देखते हैं वो कारण हमें क्या मिलता है। जो लोग, जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, ये लगभग 2 मिलियन ईयर अगो, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो ये 20 लाख साल पुरानी बात की जा रही है। 2 मिलियन ईयर अगो जो आदमी है उनको हम आज के समय पे जब हम पढ़ते हैं उनके बारे में, तो हम उनको कैसे प्रदर्शित करते हैं, उनको हम प्रदर्शित करते हैं हंटर्स और गैदरर्स के रूप में। ठीक है। तो यानी कि अगर मैं हंटर्स और गैदरर्स की बात करूंगा तो ये ऐसे लोग हैं जो लगभग आज से 2 मिलियन ईयर अगो, लगभग 20 लाख साल पहले ये पाए जाते थे, ये हम मान के चलते हैं। राइट। आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर जैसे कि अभी हमने एक प्रश्न उठाया था कि क्यों ये जो मानव थे जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, ऐसा क्यों हो रहा था। तो इसके पीछे काफी कारण बताए जाते हैं, और एक बार एक एक करके हम इन कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला हमें दिखता है, जो पहला है, इसमें यह कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं जो पौधे हैं, जो वनस्पति है, या जो जानवर है जिन पे वो निर्भर होते थे, उनके पीछे पीछे वो जाते थे। राइट। तो यहां पर क्या है कि ऐसा है कि जैसे मानते हैं वो एक जगह एक्स पे हैं और यहां पर ये काफी समय से रहे हैं, और यहां पर जितना भी वनस्पति है या जो भी आपके जानवर हैं, ये इनकी वजह से, इनके उपयोग की वजह से, इनके खाने पीने की वजह से ये विलुप्त होने की कगार में है। तो ये जो क्षेत्र है एक्स, अब ये कहीं ना कहीं इसमें ना उतनी वनस्पति है ना इसमें जानवर है, तो ये खाली पड़ गया है। इसीलिए अब ये क्या करेंगे, किसी और स्थान पे जाएंगे। तो ये एक कारण बताया जा रहा है। ठीक है। दूसरा देखते हैं। जो दूसरा कारण है, जो इनका खाना है। देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो तो कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाएंगे, परंतु जो जानवर है वो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे ना, क्योंकि जानवर में भी एक साइकिल होता है। उदाहरण जैसे घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है, इस तरह से एक साइकिल होता है इनका भी। तो अगर जहां हिरण कम हो जाएंगे तो वहां शेर क्या करेगा, कहीं और
जंगल में चला जाएगा। तो इसीलिए जानवर जब एक क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो उनका पीछा मानव करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मानव है वो कहीं ना कहीं मांस भी खाता था उस समय, आज भी खाता है, परंतु शुरुआती दौर पे मांस पे वो ज्यादा निर्भर रहता था। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा बताया जा रहा है, जैसे कि आपको पता है कि जो हमें वर्तमान में भी दिखता है कि कोई भी फल होता है उसका एक मौसम होता है। आम अगर आपको गर्मियों के सीजन में मिलता है तो वो जाड़ों के सीजन में आपको नहीं मिलता है। हालांकि वर्तमान में तो ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रिज या फ्रीजिंग ऐसी ऐसी तकनीक है कि आपको आम जो है किसी भी सीजन में मिल जाएगा, परंतु अगर मैं एक इसके जो इसका नेचुरल राइपनिंग प्रोसेस है, राइपनिंग मतलब जब ये पकता है नेचुरल वे में, तो इसका ज्यादातर आम का गर्मियों का ही सीजन होता है। तो इस तरह से ये एक उदाहरण दिया जा रहा है कि जब भी एक सीजन ऐसा होता होगा जब पतझड़ होता होगा, तो उस समय क्या होता होगा, जो जानवर है वो इस सीजन की वजह से कहीं और चले जाते होंगे और यही इसका पीछा करते हुए मानव भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते होंगे। तो ये आपका तीसरा कारण बताया है। अब चौथा कारण देख लेते हैं। चौथा कारण जो बताया जा रहा है, यहां पर बताया जा रहा है पानी। आप जानते हैं पानी के बिना जीवन तो अस्तित्व में आ ही नहीं सकता। तो यहां पर यह भी बता रखा है कि आपको पता है, अगर मैं ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से इसे देखूं, ज्योग्राफी के एंगल से इसे देखूं, तो मुझे पता है नदियों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला हम उसे कहते हैं पेरिनियल रिवर और दूसरी होती है नॉन पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर वो होती है जहां पर 12 महीने पानी आता है, खासकर ये उत्तरी भारत की नदियां होती हैं, क्योंकि बरसातों में इनको मानसून मिल जाता है, अन्यथा गर्मियों में इनको ग्लेशियर मिल जाते हैं। परंतु वहीं दक्षिण की जो नदियां होती हैं वहां पर उनको केवल एक ही तरीका होता है जिनके द्वारा इनको पानी मिलता है, वो है बरसात, क्योंकि इनके पास ग्लेशियर तो होता नहीं है। तो ये माना जाता है कि जो लोग हैं उस समय के, ये अगर ऐसे क्षेत्र में रहते थे जो मान लेते हैं मध्य भारत का क्षेत्र है या दक्षिण भारत का क्षेत्र है, वहां पर ये लोग समय समय पर जब पानी की कमी होने लगती थी तो ये एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में जाते थे, राइट, क्योंकि जानवर भी पानी के पीछे जाएगा, तो ये भी एक कारण माना जाता है। तो इस तरह से लक्ष्मीकांत, माफ कीजिएगा, इस तरह से एनसीईआरटी में आपको 4 उदाहरण दे रखे हैं कि क्यों इंसान, उस समय का इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता था। तो ये कारण अगर आपसे कभी पूछा जाएगा तो आपके पास ये 4 विकल्प जो मैंने आपको बताए ये आपने लिख देना है, राइट। आगे देखते हैं। अब प्रश्न है हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि एएसआई के बारे में आपने याद रखना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ था, 1861, ये बात आपने याद रखनी है। तो यहां पर हम देखते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं जो साक्ष्य होते हैं उन पे काम करते हैं, खुदाई करते हैं, उसके द्वारा हमें पता चलता है कि यहाँ पर किस तरह के लोग होंगे, वो किस तरह के जो वस्तुएं हैं, जो संसाधन हैं, उनका इस्तेमाल करते होंगे। तो ये हम इन्हीं के द्वारा हमें पता चलता है, यानी कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, असल में विज्ञान ने ही हमें इस तरह का ज्ञान दिया है जिसके द्वारा हम पता कर पाते हैं कि भूतकाल में, पास्ट में क्या हुआ है, राइट। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से कंकाल मिलते हैं, कुछ पत्थरों के बने हथियार मिलते हैं। तो इस तरह से अंदाजा लगाया जाता है, कार्बन रेटिंग ली जाती है और समय का पता लगाया जाता है, राइट। तो ये देखिए आपके एनसीईआरटी में ये कुछ पिक्चर दे रखी है जो आपके समक्ष लाई जा रही है। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह से ये पत्थरों के हथियार आपको दिख रहा है। ये यहाँ पर वाला देखिए, इसके लिए कहा जा रहा है ये जो हथियार है ये ज्यादा ग्राइंडिंग के काम आ रहा है। देखिए खुदाई कर रहे हैं इससे, ठीक है, इस तरह से खुदाई की जा रही है। जैसे ये मानते हैं जंगली पौधा है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं अभी ये लोग इस समय खेती नहीं जानते थे, ठीक है। तो ये इस तरह का इनको कोई पौधा दिखता होगा तो इसे खोद देते होंगे और निकाल लेते होंगे, राइट। अब इसके जो पत्तों से ये या तो अपने लिए कपड़े बनाते होंगे या इनको खाते होंगे, औषधि की तरह इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि समय समय पर इनका जो बुद्धि थी, जो माइंड था, उसका विकास हो रहा था। और दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है इस पत्थर के द्वारा, जो अगर तुलना की जाए इस पत्थर की तो ये ज्यादा शार्प है, ज्यादा तीखा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरह से ये
सोइंग के काम आ रहा है, इसको स्टिचिंग की जा रही है, सिलाई की जा रही है, ठीक है। क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं जानवर को ये मारते थे और जानवर की जो खाल होती थी उसे ये ओढ़ते थे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं जो एक मौसम में परिवर्तन हुआ है, जो 12,000 वर्ष पूर्व कहीं ना कहीं कुछ गर्मी आई है, उससे पहले हम मानते हैं कि वातावरण काफी ठंडा था, जिसे हम आइस एज भी कहते हैं, राइट। तो उस समय ये अपने आप को गर्म रखने के लिए इस तरह के जानवरों के खाल पहनते थे और उसको इस तरह से सीते थे, ठीक है, स्टिचिंग करते थे। इस तरह से हथियार होता था इनका, या औजार होता था पत्थरों का, राइट। तो इस तरह के ही पत्थर हमें दिखते हैं और इस हिसाब से जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो ये जो संस्कृति कैसी थी उसका आइडिया लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके एनसीईआरटी में ये मैप दे रखा है। अब मैप में आपको दिखेगा कि आपको ये ब्लू स्क्वायर में आपको दिखेगा और आपको यहाँ पर ट्राइंगल में भी दिखेंगे ये। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में इन्हीं दो के बारे में ज्यादा बता रखा है, यानी कि ये जो रेड वाला ट्राइंगल है, ये वाला देख लेना है, ये किस कलर से बना हुआ है, रेड, और ये स्क्वायर शेप का आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, इसके बारे में ज्यादा बताया गया है। अब क्या बताया गया है मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ। जो पैलियोलिथिक एज है, जैसे अभी हम देखने वाले हैं कि जो पुराना समय था, पुराना युग था, पुराने युग में लोग चट्टानों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि अभी हमने देखा, ये देखिए इस तरह से चट्टानें बनाई जाती थी। किससे बनाई जाती थी? हथियार जो बनाए जा रहे हैं किससे बनाए जा रहे हैं? चट्टानों से बनाए जा रहे हैं। तो चट्टानों के द्वारा जो ये हथियार बना रहे थे, उन हथियारों में कहीं ना कहीं परिवर्तन आ रहे थे। जैसा कि मैंने बताया, इनकी बुद्धि का विकास हो रहा था, तो हथियार और अच्छे बनते जा रहे थे और रिफाइंड बनते जा रहे थे। तो इसी आधार पे हमने इन युगों को इन चट्टानों के आधार पे ही विभाजित किया है। जैसे सबसे पहला पैलियोलिथिक, उसके बाद मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक। डोंट वरी, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इतना याद रखेंगे, जो आपको ये ट्राइंगल वाला दिख रहा है जो रेड से है, वो जितनी भी साइट है, जैसे यहाँ पर भीमबेटका आपको दिख रहा है, एक सेकंड इसको हटाते हैं, ये देखिए भीमबेटका साइट है, वहां पर आपको दिखेगा ये लाल वाला ट्राइंगल, और ये आपको दिखेगा नर्मदा नदी के जस्ट ऊपर है। क्योंकि उस समय के जो सबसे पुराने लोग थे पैलियोलिथिक, ये लोग ज्यादातर नदी के पास ही रहते थे, क्योंकि इनके पास इतने संसाधन नहीं थे कि ये पानी को अपने पास ले आए, इसलिए ये क्या करते थे, पानी के नजदीक ही रहते थे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कुरनूल की जो गुफाएं हैं, कुरनूल आपका जो कुरनूल की गुफाएं हैं वो पड़ती हैं आपके आंध्र प्रदेश में, आज के आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह यहाँ पर जितने भी आपको सभ्यता दिखेगी, ये पुरानी वाली दिखेगी, जहां पर आदमी काफी पुराना था, ठीक है, जहां पर वो शुरुआत उसने करी थी हथियार बनाने की या औजार बनाने की, किससे? चट्टानों से। नेक्स्ट हम देखेंगे जो आपको ये ब्लू वाला दिख रहा है स्क्वायर में, यहां पर हम बात करेंगे न्यूलिथिक की। न्यूलिथिक मतलब कहीं ना कहीं जो न्यूलिथिक है वो अगर तुलना की जाए पैलियोलिथिक से तो ये काफी नया होगा। यहाँ पर हम देखेंगे औजार नए बन गए हैं, और कहीं ना कहीं ये जो नए वाले में हमें दिखेगा, ये लोग कहीं ना कहीं खेती करना सीख चुके थे, और खेती के कारण ये एक जगह रहने लग गए थे। क्योंकि देखिए, अगर ये लोग खेती करना सीख गए हैं तो फसल एक दिन में तो नहीं उगती है ना, एक दिन में तो तैयार नहीं होती है। तो इसीलिए जब ये फसल उगाना इन्होंने सीखा, अनाज उगाना इन्होंने सीखा, तो ये एक जगह पे रहने लगे, क्योंकि फसल को उगने में समय लगता है। तो ये उस फसल की देखरेख करने लगे, इसीलिए एक गांव का विकास होने लगा, और गांव की वजह से एक समाज बनने लगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से नहीं, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं समाज को स्थापित करने के पीछे जो खेती है वो जिम्मेदार है। अगर ये जानवर ही खाते रहते तो ये कभी भी एक समाज, एक गांव नहीं बना पाते। तो आप, मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये बात देखिएगा, और जरूर आपने एनसीईआरटी देखनी है। अब जैसे भीमबेटका है, ये पिक्चर भी एनसीईआरटी में दिखा रखे, ये भीमबेटका आपको गुफा दिखेगी। भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहां पर ये एक बहुत पुरानी साइट है। और भीमबेटका की खूबसूरती ये है, यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको पैलियोलिथिक, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो सबसे पुराना है, इसके बाद मेसोलिथिक और इसके बाद न्यूलिथिक, इन तीनों के साक्ष्य मिलते हैं। इन तीनों के साक्ष्य मिलते हैं इस जगह पे, भीमबेटका, ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपके एनसीईआरटी में क्लास 6 में साइट्स के बारे में बता रखा है। जैसे कि हम कहते हैं ना, जैसे हड़प्पा साइट, राखीगढ़ी साइट, हरियाणा की राखीगढ़ी, मोहनजोदारो पाकिस्तान में पड़ी है, धोलावीरा साइट जो है गुजरात में है। तो ये साइट क्या होती है ये समझा रखा है। तो साइट को यहां पर बताया गया है कि ऐसा, मतलब ऐसे रिमेन्स मतलब क्या होता है? अवशेष। ऐसे अवशेष, अब ये अवशेष क्या हो सकते हैं? हड्डी हो सकती है, चट्टानों से बने हथियार हो सकते हैं, कंकाल हो सकता है,
किसी का, मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं। तो ये अवशेष जो होते हैं जब ये किसी क्षेत्र में मिलते हैं, वो क्षेत्र कैसा होता है, या तो वो जो हमारी पृथ्वी है, जो अर्थ है, जो आपका ये सरफेस है, उसके ऊपर पाए जाते हैं, या उसके भीतर पाए जाते हैं, या कभी कभी ये हमारे पानी के भीतर, जैसे समुद्र होता है या तालाब होता है या कोई झील होती है, उसके अंदर भी ये दिखते हैं। तो ये जब अवशेष जहां पाए जाते हैं, जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं, उस क्षेत्र को ही हम कहते हैं साइट। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे राखी गढ़ी, जब ये खोदी गई थी तब देखा गया कि यहाँ पर तो एक पूरी सभ्यता पाई गई, ठीक है। तो इसीलिए, और इसकी जो विशेषता थी वो बिल्कुल कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता की जैसी। इसीलिए राखी गढ़ी को एक साइट माना गया। किस सभ्यता का? हड़प्पा सभ्यता का। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे हम साइट से हमारा क्या तात्पर्य होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि साइट आपकी धरती के ऊपर भी होती है, धरती के नीचे भी होती है, और पानी यानी कि समुद्र, झील, उसके तल में भी होती है। ये बात आपने याद रखनी। आगे देखते हैं। अब ये कुरनूल गुफाओं के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। सबसे पहले तो अपने एग्जाम वाइज याद रखना है, ये कुरनूल की गुफाएं आपके वर्तमान का जो आंध्र प्रदेश है वहां पर ये पाई जाती है। अब यहां पर क्या है, कुरनूल की गुफाएं जो है वहां पर क्या मिला है, वहां पर राख के निशान मिले हैं। अब राख के निशान से क्या तात्पर्य है? राख कैसे बनती है? राख बनती है आग के बाद। ऐसा तो नहीं होता पहले राख होती फिर आग बन जाती है। ऑब्वियसली पहले आग होगी फिर राख होगी। तो यहां से जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो इतिहासकार हैं, वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं उस समय के लोग आग, अग्नि से वाकिफ हो चुके थे, और इसके अवशेष, इसके साक्ष्य हमें कहां मिलते हैं? कुरनूल की गुफाओं। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे। अब यहां पर यह भी अंदाजा लगाया जाता है, याद रखिएगा अंदाजा बोल रहा हूं मैं, ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो आग का इस्तेमाल करते होंगे, अपने आप को रोशनी देने के लिए करते होंगे, रात को जला देते होंगे, जिससे कि जो जंगली जानवर है उनसे ये बच पाए, जो ये मीट होता है, इनका जो मांस होता है उसको पका पाए, और कहीं ना कहीं जो एनिमल्स हैं उनको डरा पाए। जो मैंने आपको बताया था, जो जंगली जानवर हैं उनको अपने से दूर रख पाए। तो इसका ये इस्तेमाल करते होंगे। तो ये बात याद रखना है, कुरनूल की गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं। आगे देखते हैं। अब यहां पर बात की गई है नेम्स और डेट्स की, नाम और तारीखों की, जो मैंने अभी आपको बताया था, जो हम देखने वाले हैं, जिससे मैंने कहा था पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। अब देखिए, सबसे पहले देखिए, सब में लिथिक कॉमन है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे पैलियोलिथिक, ठीक है, जिसे पूरा पाषाण काल कहते हैं, फिर मध्य पाषाण काल होता है, फिर नव पाषाण काल होता है, ठीक है। इंग्लिश में भी देख लेंगे पैलियोलिथिक। अब पैलियोलिथिक में देखिए दो शब्द जोड़े हैं, पैलियो और लिथिक। ये दोनों ही ग्रीक शब्द होते हैं। पैलियो मतलब होता है पुराना, और लिथोस मतलब होता है चट्टान, स्टोन। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, जब ये लोग पहली बार, क्योंकि जो मेटल होता है, जो धातु होता है, उसका तो आविष्कार नहीं हुआ था, तो ये लोग अपना चाहे औजार हैं चाहे हथियार हैं, वो किससे बनाते थे? चट्टानों से। और उन चट्टानों से जब ये अपने हथियार बना रहे थे, औजार बना रहे थे, तो उनका भी विकास हो रहा था। जैसे पहले के हथियार बड़े बड़े थे, ज्यादा रिफाइंड नहीं थे, बाद बाद के हथियार और छोटे होने लगे, और ज्यादा शार्प होने लगे। इन्होंने एक लकड़ी के ऊपर एक शार्प सा पत्थर लगाया, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। ये एक लकड़ी है, यहां पर एक छोटा सा इन्होंने इस तरह का बिल्कुल नोकीला एक पत्थर लगाया, जिससे एक तरह का भाला इन्होंने बना दिया। क्योंकि पहले इतने बड़े पत्थर है, उनको उठाने में भी दिक्कत है, और ज्यादा दूर वो फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि इंसान की शक्ति की एक सीमा होती है। परंतु यहां पर आप देखिए, ये लकड़ी का वजन है जो कम होगा तुलनात्मक अगर चट्टान से किया जाए, और दूसरा ये ज्यादा छोटा है तो इसका वजन कम है, और ये दूर तक जाएगा, और तीखे होने के कारण ये ज्यादा घातक होगा। तो इस तरह से हथियारों में परिवर्तन आने लगा। इसीलिए इस युग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पुराना पैलियोलिथिक, उसके बाद मेसोलिथिक, फिर न्यूलिथिक, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब देखिए, जो पैलियोलिथिक है ये शुरू होता है 2 मिलियन ईयर अगो, यानी कि 20 लाख पहले से ही शुरू होता है, और ये जाता है आपके 12,000 वर्ष पूर्व तक। यानी कि 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व के मध्य तक हमारा जो समय काल है वो होता है पैलियोलिथिक। ये है एनसीईआरटी का डेटा। देखिए, यहां मैं पहले आपको बता दूं, आप में से जिसने भी कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है, वहां पर आपको ये 12,000 के बदले 10,000 भी दिखेगा,
और ये जो 20 लाख वाली मैं बात बोल रहा हूँ, हो सकता है ये आपको 5 लाख दिखे। देखिए एनसीईआरटी जब आपको ये पढ़ाती है तो वो पूरा विश्व को लेते हुए चलती है, क्योंकि जो पहले अवशेष हमें मिलते हैं वो अफ्रीका में मिलते हैं, और मानव जो है वो ये देखा गया है, ये माना गया है कि वो पूर्व की तरफ आया है। तो जब वो अफ्रीका से भारत की तरफ आएगा तो समय तो लगेगा ना, उस समय कौन सा फ्लाइट चलती थी, तो पैदल चलने में उनको कितने साल लग जाते थे। इसीलिए जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं भारत की जो होती है, वहां पर आपको हो सकता है, जो मैं यहाँ पर 12,000 बोल रहा हूँ वहां पर आपको 10,000 दिखेगा, जो मैं यहाँ पर आपको 20 लाख बोल रहा हूँ वो आपको 5 लाख दिखेगा। परंतु एनसीईआरटी के हिसाब से जो डेटा हम आपको दे रहे हैं वो है 20 लाख से लेकर 12,000। और ये कम ज्यादा क्यों हो सकता है, क्योंकि जो मानव है उस समय का वो कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जा रहा था, और देखा ये जा रहा है अभी तक ये लोग पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रहे थे। तो मुझे उम्मीद है अगर आपको डाउट होगा इससे संबंधित, डेट से संबंधित, तो अब वो नहीं होगा, क्योंकि इतिहास जो होता है वो रिसर्च बेस होता है और अलग अलग इतिहासकार काफी रिसर्च करते हैं और अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। तो ये समय है आपका। अब ये जो समय है 20 लाख से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व, इसको भी 3 चरणों में विभाजित किया गया है, यानी कि लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। ये बात आपने याद रखनी है। और यहां पर हम देखेंगे कि जो ये हम मानव का जो इतिहास, मानव ने कैसे विकास किया, कैसे वो एक जंगली से एक मानव बना, ये 99% हमारा जो इतिहास है वो इसी में पैलियोलिथिक में पूरा हो जाता है, क्योंकि समय काल बहुत लंबा है, 20 लाख से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, कुछ जो हमारा पर्यावरण था उसमें कुछ परिवर्तन होने लगा, पर्यावरण में कुछ परिवर्तन होने लगा, और वो परिवर्तन माना जाता है वो लगभग 12,000 से 10,000 साल पहले हुआ। 12,000 से 10,000। अब ये 2 वर्ष इसलिए दे रखे हैं, मतलब लगभग 2,000 वर्ष का जो अंतराल है इसलिए दे रखा है, क्योंकि अगर पूरे वातावरण में अगर परिवर्तन होगा तो एक दिन की प्रक्रिया तो नहीं होगी ना, उसमें हजारों वर्ष लगेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर 2,000 वर्ष का समय दे रखा है। इसमें हमारे वातावरण में परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन क्या था, तापमान बढ़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक समय हम हिमयुग कहते थे, यानी कि आइस एज कहते थे, और जब इतनी ठंड होगी तो आपको पता ही है कि बहुत कम जो प्रजातियां हैं वो पाई जाएंगी। और जैसे ही ये वातावरण में परिवर्तन हुआ तो काफी प्रजातियां निकली, चाहे वो जानवरों की प्रजातियां थी, चाहे वो वनस्पतियों की प्रजातियां थी, वो काफी फली फूली। ये बात आपने ध्यान देनी है। तो यहां पर ये जो समय काल है जिसमें परिवर्तन हुआ वातावरण में, इसको कहा गया है मेसोलिथिक। तो पैलियोलिथिक आपका 12,000 तक चलेगा, और 12,000 से 10,000 तक चलेगा आपका मेसोलिथिक। और मेसोलिथिक में क्या हुआ, जो हमारा वातावरण है उसमें परिवर्तन हुआ, ज्यादा गर्मी हुई। और हमें यहां दिखेगा जो हमारे औजार बनाए जा रहे थे चट्टानों से, उनका जो आकार है वो पहले के मुकाबले छोटा होने लगा, जैसा कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, जिसमें भाले का उदाहरण दिया था। अब जो छोटा है वो और ज्यादा घातक है, राइट। अब देखिए क्या है, ये जो हथियार इनके छोटे होने लगे मेसोलिथिक के समय में, इनको कहा गया माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब चट्टान से बना हुआ, माइक्रोलिथ, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये कहीं ना कहीं हड्डियों के भी बनाए जाते थे, चट्टानों के भी बनाए जाते थे। ये जो माइक्रोलिथ थे ये चट्टानों के अलावा हड्डियों के भी बनाए जाते थे, क्योंकि ये जानवरों को मारते थे, उनकी हड्डियों को नोकीला करके उसका हथियार बनाते थे। इंपॉर्टेंट ये है कि इनका आकार पहले के मुकाबले छोटा हुआ। यहां पर बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि जब इन्होंने माइक्रोलिथ बनाए तो पुराने हथियार इन्होंने छोड़ दिए। जो पुराने हथियार इनके पैलियोलिथिक युग में थे, यानी कि पूरा पाषाण युग में थे, उनको भी इन्होंने इस्तेमाल रखना जारी रखा, राइट। आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो आएगी आपकी 10,000 के बाद, क्योंकि हमने देख लिया, क्या देखा हमने, 20 लाख से 12,000 पैलियोलिथिक, 12,000 से 10,000 मेसोलिथिक। अब 10,000 के बाद जो आज तक है उसे हम कहते हैं न्यूलिथिक। तो यहां पर हम देखेंगे न्यूलिथिक। तो न्यूलिथिक को वैसे ज्यादातर 2,000 वर्ष तक माना गया है, 2,000 वर्ष पूर्व, 10,000 से 2,000, परंतु यहाँ पर एनसीईआरटी में आपको इसका एंड डेट नहीं दिया है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक आप लेते हैं तो उसमें आपको 10,000 से 2,000 तक मिल जाता है, क्योंकि फिर 2000 के बाद हमें दिखता है कि जो धातु हैं उनका आविष्कार होने लगता है, उनकी खोज होने लगती है। फिर हमारा जो ज्यादातर, चाहे वो हल है, चाहे वो हथियार हैं, चाहे कुछ भी है, उसमें धातुओं का इस्तेमाल होता है। और वर्तमान में आप देख सकते हैं चट्टानों का इस्तेमाल हमारा ना के बराबर होता है जितना धातुओं का होता है।
तो ये कहलाया न्यूलिथिक। तो आपने अभी तक क्या समझा कि आपने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक एनसीईआरटी के हिसाब से आपने याद रखना है। पहले तो याद रखना है आपने, और जो सबसे नया है लिथिक में वो है आपका न्यूलिथिक, सबसे नया। और सबसे पुराना कौन सा है? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक बीच का है। तो यहां पर हम देखेंगे न्यूलिथिक में जितनी भी साइट्स हैं, जैसे अभी मैंने जो नीली वाली जो मैप हमने देखा था उसमें जो नीला कलर के जो स्क्वायर बॉक्स बने थे वो न्यूलिथिक साइट्स हैं, क्योंकि न्यूलिथिक साइट्स में ही हमें दिखता है कि जो लोग थे वो अब हंटर और गैदरर्स के अलावा क्या बन चुके थे? फार्मर्स। वो हम आगे देखने वाले हैं, डोंट वरी, ये बात आपने याद रखनी है। तो यहां पर हम देखेंगे कि जितनी भी लोकेशन हमने न्यूलिथिक में दिखा रखी है वो आज के हिसाब से दिखा रखी है, मतलब उस समय उन स्थानों का नाम क्या था वो अच्छी तरह हमें पता नहीं है, इसीलिए आज के जो नाम हैं हम उन्हीं नामों से ये न्यूलिथिक की जो साइटें हैं उनको दर्शाते हैं। एक उदाहरण देखिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने राजस्थान में मेवाड़ का नाम सुना होगा, पर मेवाड़ का जो पुराना प्राचीन नाम था वो था मेथपथ। तो इसीलिए जो न्यूलिथिक साइटें हैं उनका हमारा पुराना नाम हमें पता नहीं चल पाता, क्योंकि उसमें लिखित विखित तो कुछ आविष्कार हुआ नहीं था, इसलिए कहीं कोई डेटा मिलता नहीं है, रिकॉर्ड मिलता नहीं है। इसीलिए आज के जो नाम है जैसे आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, इस तरह से हम नाम दिखा देते हैं कि ये न्यूलिथिक साइट्स थी, राइट। आगे देखते हैं। अब यहां पर बताया है कि जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा था, जो शुरुआत हुई थी 12,000 साल पहले, वर्ष पूर्व, उससे क्या हुआ? सबसे पहले तो ये देखिए, जो तापमान था वो बढ़ा। तापमान की वजह से आप पिक्चर देखिए जिसे हम बुग्याल कहते हैं, बुग्याल इस तरह के, क्योंकि ग्रीनरी यानी कि हरियाली बढ़ने लगी, नए नए वनस्पति की जो प्रजातियां हैं वो उगने लगी, ठीक है। उसके कारण नए नए हमारे जो जानवरों में प्रजाति हैं वो भी आने लगी। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमें दिखा कि कहीं ना कहीं जो संख्या थी, जो मवेशियों की संख्या थी वो बढ़ने लगी। ये आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि घास बढ़ी, घास पे निर्भर रहते थे मवेशी ज्यादातर, और इनकी संख्या बढ़ी। ये फायदा हुआ जब हमारा वातावरण में परिवर्तन होने लगा। अब जो लोग पहले इन जानवरों को खाते थे, अब ये देखा गया कि कहीं ना कहीं वो मवेशियों को पालने लगे। ये आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि हरियाली बढ़ने लगी, मवेशियों की संख्या बढ़ने लगी। तो इस वजह से इंसान को समझ में आया कि मवेशियों से खाने के अलावा भी हम कुछ और फायदा ले सकते हैं। वो अभी आपको आगे दिखेगा। पहले ये देखेंगे कि मवेशियों को ये पालने लगे, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पर आप देख रहे होंगे, लोगों ने सोचा कि अब क्यों ना हम इनको कहीं ना कहीं हर्डिंग करें और रेयरिंग करें। अब हर्डिंग और रेयरिंग क्या होता है? हर्डिंग मतलब होता है जानवरों को पालना, और रेयरिंग मतलब होता है जानवरों को इसलिए पाला जाता है कि उनसे कहीं ना कहीं भविष्य में उनसे कुछ ना कुछ फायदा मिलता है। जैसे आपको दूध मिलता है, आपको ऊन मिलता है, और आपको मीट मिलता है। तो इसीलिए जानवर की रेयरिंग की जाती है। अब ध्यान देंगे, फिर से मैं एक बार बता दूं, क्योंकि हर्डिंग और रेयरिंग में बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज रहते हैं। हर्ड HERD, पहले हम समझते हैं हर्ड का मतलब क्या होता है। HERD, हर्ड मतलब होता है झुंड। यहां पर आप झुंड देख रहे होंगे, तो एक ही प्रजाति के ज्यादातर जो जानवर होते हैं उनका एक झुंड होता है, उनको हम हर्ड कहते हैं। और जब इंसान इनकी सुरक्षा करने लग जाता है, इनके झुंड की, तो इंसान हर्डर बन जाता है। क्या बन जाता है? हर्डर। तो याद रखेंगे, हर्डर, मैं उम्मीद करता हूं अब आप समझ चुके होंगे। और इस प्रक्रिया को करना हर्डिंग कहलाता है। ING मतलब ये प्रक्रिया की जा रही है, एक्शन किया जा रहा है। तो इंसान जब पूरे झुंड की सुरक्षा करता है तो उसे हम कहते हैं हर्डिंग। और यहां पर आप देखेंगे रेयरिंग में क्या होता है, हम उस जानवर से कहीं ना कहीं या तो अपना खाना उससे लेते हैं, या अपनी जो हमारे उपयोग में आने वाली जो वस्तुएं हैं, जैसे ऊन कपड़े के लिए हमें गर्म रखता है, उसका इस्तेमाल हम करते हैं, राइट। तो ये है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे, जो मानव जानवर को खाता था आज वो क्या कर रहा है? उनका पालन पोषण कर रहा है, हर्डिंग और रेयरिंग कर रहा है। आगे देखेंगे कि हुआ क्या, कि आगे हम देखेंगे कि ये कहा जा रहा है कि हल्के हल्के जो इंसान है वो जानवरों को पालतू बनाने लगा। और जो पहला जो जानवर पालतू बनाया गया वो कुत्ता नहीं, कुत्ते का एक जो उसका जो एक पूर्वज था, जो एक जंगली पूर्वज था, उसको कहीं ना कहीं पालतू बनाने में सफल हुआ। एकदम हम इसको डॉग नहीं बोलेंगे, एकदम उसका जो एक वाइल्ड डॉग था उसको कहीं ना कहीं पालतू बनाने में सक्षम रहा, एज पर NCERT। और कहीं ना कहीं हमें देखेंगे कि जो जानवर है, आगे चल के हमें दिखेगा कि इंसान
कुछ ऐसा करने लगा कि जानवर उसके पास रहने लगे। कैसे हुआ, अब आप ध्यान से समझिएगा। मैंने बताया कि मौसम में परिवर्तन होने लगा तो हरियाली उगने लगी, तो कहीं ना कहीं इंसान, मैंने बताया था, उसका बुद्धि का भी विकास हो रहा था। उसको समझ में आ रहा था कि हम ये जो पेड़ पौधे होते हैं इनको उगा भी सकते हैं, उनको समझ में आने लगा। अब जब वो अपने घर के पास जहां वो रहते थे, वो जब पेड़ पौधे उगाने लगे तो जानवर आने लगे, क्योंकि उनको तो हरियाली चाहिए। तो जानवर क्या करने लगे, जहां जहां इंसान रहने लगे तो जानवर वहीं रहने लगे। पहले इसका जस्ट उल्टा होता था, जानवर जहां जाते थे इंसान वहां जाता था, परंतु अब इंसान खेती करने लगा धीरे धीरे, पूरी तरह से नहीं पर थोड़ी बहुत करने लगा, तो जानवर उनके पास रहने लगे। तो इंसान क्या करने लगा, जो जानवर एक ऐसी प्रजाति थी जो भयानक नहीं थी, मतलब लंबे लंबे दांत, इस तरह से मैं उदाहरण दे रहा हूं, उन जानवरों को पालने लगा, क्योंकि इंसान को यह भी समझ में आ गया कि जानवर से हमें काफी फायदा है, राइट। तो यहां पर हम देखेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे जैसे जानवर के उदाहरण दिए हैं, जैसे शीप है, गोट है, कैटल है, पिग है, ये झुंड में रहने लगे, ठीक है, और ये घास खाते थे, और कहीं ना कहीं फिर इंसान इनको सुरक्षा देने लगा, ठीक है। तो यहीं से हर्डिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है। तो इसी तरह हम देखते हैं जो इंसान है अब वो क्या बनने लगा, हर्डर बनने लगा। अब प्रश्न है, इंसान पहले फार्मर बना या हर्डर बना? देखिए ध्यान से देखेंगे, मौसम जो परिवर्तन हुआ उसके कारण घासें उगने लगी बहुत ज्यादा। तो इंसान घास जो होती थी उसको भी जानता था उसे क्या खानी है। असल में उसे पूरी तरह से खेती नहीं आई थी, परंतु वो घास आसपास जहां भी घास होती थी वहां रहने लगा। तो उस वजह से क्या हुआ, जानवर भी उनके करीब आने लगे। तो उस वजह से क्या हुआ, फिर इंसानों ने क्या करा कि जो जानवर हैं उनको सुरक्षा देना प्रदान किया, उनके झुंड को सुरक्षा देना प्रदान किया। तो यानी कि इंसान फार्मर से पहले क्या बना, हर्डर। ये बात आपने याद रखनी, ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है। तो यहां पर आप याद रखेंगे, इंसान पहले क्या बना, हर्डर, तत्पश्चात वो अच्छी तरह फार्मर बनेगा। अभी उसको पूरा ज्ञान नहीं है फार्मिंग का, राइट। तो देखिए यहां तक आपने अच्छी तरह समझ लेना है, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हम नहीं बना सकते। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको कल मिलेगा, और मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट करिए, और गोयला क्लासेस को ज्वाइन करिए। इसका जो कोर्स है उसको लीजिए, काफी जेन्युइन प्राइस में रखा गया है, आपने ये कोर्स लेना है, राइट। ये आप देख पा रहे होंगे, ये मात्र आपको 2999 का पड़ेगा, क्योंकि इसमें अभी आपको 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। अन्यथा ये आपको पड़ेगा 5999 का। और आप क्लासेस का लेवल समझ चुके होंगे कि गोयला क्लासेस की टीम प्रयास कर रही है कि आपको बेसिक से पढ़ा जाए, आपका जो फाउंडेशन है वो मजबूत किया जाए। क्योंकि सही बात है, जब किसी बिल्डिंग की जो नींव होती है वो मजबूत होती है तो उसमें आप कितने भी मंजिलें बना दीजिए, बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा। अगर नींव ही कमजोर होगी तो फिर बिल्डिंग आप जानते हैं क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।